डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन में ख़ास तौर से हम डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करते हैं क्योंकि वही आइडियली बिहेव करते हैं। तो उनमें जो प्रॉपर्टीज़ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम यहाँ लेंगे नंबर ऑफ मोल से। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगी और उसकी नेचर पे नहीं करेंगी सॉल्यूट की, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या हुई? इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स अपॉन number of moles of solute and not upon its nature are called as colligative properties। तो ये तो थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। तो अब आपको देखना है कि कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसका नाम है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये वही है जो राउल्ट्स लॉ का सेकंड केस आपने स्टडी किया था। तो इसको हम करेंगे। और सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी हमें करनी है इसके बाद। और थर्ड प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज। तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज। तो ये जो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमें डिस्कस करनी है, तो इनमें इनका यूज़ क्या होता है। ये जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, जो सॉल्यूट हम इसमें ऐड करेंगे, तो उसका अगर वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसका मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम मोलर मास भी बोलते हैं, उनको डिटरमाइन करने के लिए काम आती है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ हमें एक एक करके डिस्कस करनी है। तो आइए फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं जिसका नाम है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपने जो डिस्कस किया था राउल्ट्स लॉ, उसमें जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकाला था, फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट, उसमें हमने लिया था सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो ये टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इस टाइप से आ गया था। लेकिन जो सेकंड केस था राउल्ट्स लॉ का, उसमें जो सॉल्यूट लिया था वो था नॉन वोलेटाइल। जो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होता है तो उसका खुद का जो वेपर प्रेशर होता है प्योर स्टेट में, वो क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। तो ये यहाँ पर क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो इस तरीके से ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो बन जाएगा वो x1 P1 नॉट हो जाएगा और यहाँ पर ये कंपोनेंट हो गया ज़ीरो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को जब दोबारा लिखेंगे तो यहाँ से ये 1 हटा लेते हैं क्योंकि अभी एक ही कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होने वाला है। लेकिन यहाँ से 1 नहीं हटाएंगे क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो दूसरे कंपोनेंट के भी सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं। तो आगे आपको पता है कि x1 प्लस x2 जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 1 माइनस x2 कर लेंगे। यहाँ से आ गया ये, और ये पी नोट है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं पी एस अपॉन पी नेट इज इक्वल टू 1 माइनस x2। तो यहाँ से जब आप x2 निकालेंगे, इसको इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस पी एस अपॉन पी नोट। और इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट आ जाएगा। तो ये हमने पहले भी ड्राइव किया है राउल्ट्स लॉ के सेकंड केस में। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये जो है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये क्या है? सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो इसको हमने प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर रखा है। तो इसको मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू क्या है? x2। x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो डिफरेंस है प्योर सॉल्वेंट में से सोल्यूशन का, क्योंकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर थोड़ा कम होता है, तो इस डिफरेंस को बोलते हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब इसको प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देते हैं तो इस पूरे एक्सप्रेशन को बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ से रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मैंने क्या बताई थी आपको कि वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के पर डिपेंड करती हैं, मींस कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये यहाँ से आप देख लीजिए, ये पूरा एक्सप्रेशन को बोलते हैं रिलेटिव
lowering of vapor pressure, तो relative lowering of vapor pressure depends upon number of moles of solute, hence it is a कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए। तो इससे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकल सकता है वो देखते हैं। तो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसको हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। तो फार्मूला यह है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, ये था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर अगर आपको वेट देखना है सॉल्यूट का, मान लीजिए वो W2 है और मॉलिक्यूलर मास M2 है, तो इस तरह से ये नंबर ऑफ मोल्स इसके इक्वल होते हैं। और N1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और N2 किसके इक्वल होगा, W2 अपॉन M2। तो इसमें अगर आपको प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया है और सॉल्यूशन का भी दिया है और सॉल्यूट आपने जितने ग्राम लिया है, और अगर सॉल्वेंट वाटर है तो वो तो उसका मॉलिक्यूलर मास 18 ही होगा, और सॉल्वेंट जितने ग्राम लिया है वो W1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप W2 जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से, अगर आपको ये सारी चीज़ें दी हैं। लेकिन ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का फार्मूला है। इसमें से W2 या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो वो निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम इस फार्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये होती हैं डिल्यूट सोल्यूशन में, और डिल्यूट सोल्यूशन में आप N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली बहुत कम होती हैं। तो इस फार्मूले को आप अप्रोक्सीमेटली N2 अपॉन N1 लिख सकते हैं इस टाइप से। तो N2 किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और N1 किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो फार्मूला आ जाएगा W2M1 और नीचे क्या आएगा, W1M2। तो इस फार्मूले को यूज़ करके इसको दोबारा लिख देते हैं, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू W2M1 W1M2। तो इस फार्मूले को यूज़ करके आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो कैलकुलेट ईजिली कर सकते हैं। तो लीजिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एट 299 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज़ 24 मिलीमीटर मर्करी, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया। तो यूरिया जो है यहाँ पर सॉल्यूट है, और क्योंकि वो एक्वस सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट जो हो गया वाटर हो गया, और ये 5% इसमें है। तो यहाँ पर यूरिया का फार्मूला आपको याद ही होगा, NH2CO NH2। अब क्योंकि ये 5% सोल्यूशन है तो इसको हम डिल्यूट सोल्यूशन मान सकते हैं, और टोटल जो सोल्यूशन है उसको अगर हम 100 ग्राम सपोज कर लें तो उसमें जो वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट को हम W2 से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होगा 5 ग्राम, और फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 100 माइनस 5, तो वो कितना आ जाएगा, 95 ग्राम। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वाटर का वो तो आपको दे रखा है 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो 24 मिलीमीटर दे रखा है। तो आपको वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कैलकुलेट करना है। तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो राउल्स लॉ वाला फार्मूला आपको याद है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। ये किसके इक्वल होता है, ये आपने फार्मूले में पढ़ा था, W2M1 W1M2। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो पी नोट कितना है, पी नोट है 24 मिलीमीटर, और पी एस आपको फाइंड आउट करना है, और ये फिर से कितना है 24, और W2 वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट है 5, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर है तो वो हम कितना लेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास 18, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास 95, और ये क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर आपने यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 60।
तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 24 माइनस पी एस, ये 24 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये आप ये मल्टीप्लाई करेंगे सारा तो ये आ जाएगा 0.38। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ से हम बता देते हैं कि पी एस कितना आएगा। पी एस कितना आएगा, इसको उधर ले जाइए तो ये आएगा 24 माइनस 0.38। तो जब आप इसमें माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर 23.62 मिलीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ आपको याद रखना है कि वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का है वो प्योर सॉल्वेंट का जो 24 दिया होता था उससे थोड़ा कम ही आएगा। तो इस तरह से इस फार्मूले का यूज़ करके आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एट 373 केल्विन इज 745 मिलीमीटर। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर मास आपको सॉल्यूट का फाइंड आउट करना है और सोल्यूशन दिया है आपको 5%। 5% का मतलब है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है। अगर 100 मान लिया जाए तो वो होगी 5 ग्राम, और सॉल्वेंट का जो मास है वो कितना होगा, 100 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो वो आएगा 95 ग्राम। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 373 केल्विन पर ये जो वेपर प्रेशर जो दे रखा है ये सोल्यूशन का दे रखा है। सोल्यूशन का मीन्स कि ये आपको दे रखा है PS, तो जो कि कितना है 745 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको याद ये रखना है कि अगर सॉल्वेंट वाटर है, जैसे कि यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन लिखा है और टेम्परेचर 373 है, तो आपको याद ये रखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है एट 373 केल्विन, 373 जो है जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये वाटर का क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाता है, मींस कि वो 760 के इक्वल होता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 373 केल्विन आपको लर्न करना है कि वो होता है 760 मिलीमीटर। तो अब आप फार्मूला लगाकर जो P0 माइनस PS अपॉन P0 था, W2M1 W1 M2, इसमें सभी वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये सब वैल्यूज़ पुट करके आप यहाँ से M2 निकाल लेना और वो आ जाएगा 48। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। हाउ मच यूरिया शुड बी डिजोल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर सो दैट इट्स वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 25%। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें ये बाद में मोलैलिटी भी कैलकुलेट करनी है। और हाउ मच यूरिया शुड बी डिजोल्व्ड का मतलब है कि आपको इस केस में वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो कैलकुलेट करना है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो आपको दे रखा है कितना 50 ग्राम। और आगे लिखा है वेपर प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड बाय 25%। तो 25% तो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें वो डिल्यूट सॉल्यूशन वाला फार्मूला जो है जो हम पहले न्यूमेरिकल में यूज़ करते आए हैं वो यूज़ नहीं हो पाएगा। और रिड्यूस्ड बाय 25% का मतलब है कि अगर पहले 100 था तो 25% कम हो गया। पहले 100 था का मतलब है, मान लेते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का 100 मिलीमीटर था और 25% रिड्यूस हो गया तो सोल्यूशन का हो गया 75 मिलीमीटर। तो 25% रिड्यूस्ड का यही मतलब है। तो जो फार्मूला लगाएंगे हम P0 माइनस PS अपॉन P0, और जो फार्मूला था डिल्यूट सॉल्यूशन में नहीं, जो वैसे था पहले वाला, वो इस तरह से था W2M2 और नीचे ये N2 था और ये W1M1 W2M2। तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो P0 जो है वो कितना है 100 और माइनस PS जो है वो 75 और डिवाइड करेंगे 100 से। और वेट ऑफ सॉल्यूट जो है आपको कैलकुलेट करना है। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कौन सा है यूरिया, और यूरिया का मॉलिक्यूलर मास आपको याद है कितना होता है 60। और ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है आपको दिया है कितना 50। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है कितना है 18 है। और यहाँ पर W2 अपॉन M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 60। तो ये
25/100 मतलब 1/4 आ जाएगा, और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर W2 फाइंड आउट कर पाएंगे। तो W2 जब आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे तो ये 55.6 ग्राम आ जाएगा। तो ये इस तरीके से तो आपको वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है इस फार्मूले को यूज़ करके। जनरली जो 5% वाले क्वेश्चन होते हैं या लेस देन 5% सोल्यूशन हो तो उसमें हम सिंपलेस्ट फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इस केस में हमने नहीं किया। अभी आपको इसमें निकालना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए जो फार्मूला है वो आपको याद है, वो क्या था, W2/M2 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और ये ऊपर था क्या 1000। तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट आपने अभी कैलकुलेट किया है, ये कितना है 55.6, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना है, यूरिया सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 60, और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना है 50 ग्राम, और ये लेते हैं 1000। तो इस तरह से हम मोलैलिटी निकालते हैं। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 18.53 आ जाएगा। तो मोलैलिटी को ऐसे स्मॉल m से लिखते हैं। तो ऐसे मोलैलिटी भी आप बाद में निकाल सकते हैं। तो ये एक स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन था। तो आगे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज़ 640 मिलीमीटर। तो ये प्योर बेंजीन मीन्स कि ये सॉल्वेंट है। एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन बेंजीन इज़ 632 मिलीमीटर। तो उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का बेंजीन के अंदर मिलाएं तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो है 632 मिलीमीटर। आगे है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसे मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करना है और मोलैलिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो इसको उसी तरीके से करते हैं। आपको याद है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो क्या है, P0 माइनस PS/P0, क्योंकि आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो P0 आपको दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो क्या है 640 और ये है 630, और P0 जो है वो कितना है 640 है। तो इस तरीके से आपके पास ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.0125। तो आगे आपको निकालना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन से कैसे निकालते हैं, इसका एक फार्मूला है जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही एप्लीकेबल है। तो वो फार्मूला आपको ज़रूर ध्यान रखना है, अदरवाइज़ मोलैलिटी निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मोलैलिटी जो है वो क्या है, वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, देखिए सॉल्वेंट इसमें है बेंजीन जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है 78। तो मोल फ्रैक्शन जो है जो ये 0.0125 है इंटू 1000, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो है ये 78 है। तो जब आप इस तरह से मोलैलिटी निकालेंगे तो ये है 0.016 आ जाएगी। तो इसमें आपको ये समझना है कि ये फार्मूला कहाँ से आया है मोलैलिटी का, ये आपको नोट कर लेना है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको देख लेते हैं। देखिए आपके पास अगर ये x2 जो होता है वो N2/N1 प्लस N2 होता है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन में आप N2 क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा N1 इस तरह से। तो यहाँ से अगर आप N2 निकालते हैं तो वो क्या आएगा x2 इंटू N1। N1 क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट आप 1000 पुट कर दें तो N2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज, इसे क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। तो यही वो फार्मूला है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है मोलैलिटी का, मोल फ्रैक्शन इनटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सोल्व करना है।